आपको बताएं कि शहर कायद में मौसमियाती तब्दीलियों के बाइस अमराज फूटने लगे हैं। जना अस्पताल में रोजाना की बुनियाद पर इन्फ्लुएंजा के केसेस सामने आने लगे। तिबी माहिरीन के मुताबिक मौसम में नमी के बाइस बीमारी बढ़ रही है। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। हमारी नुमाइंदा आयमा खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी आयमा, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, शहर कायद में मौसमियाती तब्दीलियों के बायस जो है वो इन्फ्लुएंजा, फ्लू, फीवर की बीमारियों से शहरी जो है वो मुतासिर हो रहे हैं। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर राबिया मौजूद है। हम इनसे बात करते हुए जानते हैं। जी, हमें बताइएगा कि क्या वजूहात हैं कि जैसी मौसम में तब्दीली आती है तो ये बीमारियाँ जो हैं इन बीमारियों से शहरी मुतासिर होना शुरू हो जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि प्रीवियसली कुछ दिनों से मौसम काफ़ी चेंज हुआ है। जैसे ही मौसम चेंज होता है तो वायरल इलनेसेस जो हैं वो पीक पे चली जाती हैं, क्योंकि वेदर में इस तरह से एनवायरनमेंट बनता है कि वायरस ऐसी डिजीज़ हैं जो कि ईज़िली अवॉइड कर सकते हैं। इनके लिए बस थोड़ी सी आपको प्रिकॉशंस लेनी होती हैं। अपनी डाइट अच्छी करनी है, जैसे कि आजकल फ्रूट्स बहुत ज़्यादा हैं, अच्छे फ्रूट्स हैं, उनको इनटेक अच्छा रखना है। साथ ही आपने अवॉइड करने ऐसी जगहें या ऐसी जगहों पर जहाँ पर लोग बीमार हैं उस जगह पर आप मास्क का इस्तेमाल करें। जी बिल्कुल, हमारे साथ डॉक्टर राबिया मौजूद थी। इनका ये कहना था कि मौसम में तब्दीली जैसी आती है तो ये जो वायरल डिसीज़ होते हैं ये अपने पीक पे पहुंच जाते हैं, जिसके बायस जो है शहरियों को इनसे मुतासिर होना पड़ता है। साथ ही साथ इन्होंने प्रिकॉशन टिप्स भी दी हैं जिनके ज़रिए जो है शहरी वो अपना के अपनी इम्यून सिस्टम को भी बेहतर बना सकते हैं। जी, कराची ओपीआई पॉइजनिंग के केसेस में इजाफा। जिना अस्पताल के वार्ड 5 में ओपीआई पॉइजनिंग के 7 से 8 मरीज दाखिल हो चुके हैं। बीमारी की क्या अलामात हैं, जानते हैं हमारी नुमाइंदा राबेल अशरफ से। राबेल, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद के बासी जो है कॉकरोचेस से बचने के लिए और चूहे से बचने के लिए जो है उसके लिए दवाओं का इस्तेमाल करते हैं और अपने घर में जो है दवाओं को कहीं किसी कोने में रख दिया जाता है, जो कि आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर नादिया मौजूद है, इनसे मजीद जानते हैं। डॉक्टर नादिया, मुझे बताएं कि आपने बताया कि वार्ड 5 में जो है काफ़ी पेशेंट्स भी इस तरह के आए, तो किस तरह की पॉइजन है और किस तरह अलामात रुनुमा होना शुरू होती है? अच्छा, ये वो पॉइजनिंग है जो हम लोग अपने घर में कीड़ों को मारने के लिए यूज़ करते हैं, चूहे को मारने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये पॉइज़न सिंस बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल है मार्केट्स में, कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है, तो लोग ये जान लेने के लिए ये वाला पॉइज़न बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास ये केसेस इसलिए रेफ़र होते हैं क्योंकि वार्ड 5 में हमारे पास NPCC है, जो कि नेशनल पॉइजनिंग कंट्रोल सेंटर है। इस पॉइज़न को खाने के बाद पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है, आंखों से पानी आता है। इस तरीके की पेशेंट की कंडीशन हो जाती है कि उसको वेंट पे भी शिफ्ट करना पड़ जाता है। तो अगर आपको पता लगे कि किसी ने इस तरीके का जहर खा लिया है तो आपने जल्द से जल्द घर पे आप ये कर सकते हैं कि आपने डबरोटी को पीस के पेशेंट को उसका एक चारकोल बना के वो खिलाना है और जल्द से जल्द हॉस्पिटल पेशेंट को शिफ्ट करना है। हमारे पास अगर पेशेंट टाइम रहते आ जाते हैं तो हम उनका स्टमक वॉश करते हैं और उनको एंटीडोट देते हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना, हमारे साथ डॉक्टर नादिया मौजूद थी। उनका यही कहना है कि इसके जो अलामात होती हैं, उनका यही कहना है कि वॉमिटिंग, मतली आना और पेशेंट्स को सांस लेने में मुश्किल होना, ये सब जो है इसकी अलामात होती हैं। और साथ साथ ये कहना था कि अगर घर बैठे आपको फिर फौरी इलाज करवाना है तो आप तवे पे डबल रोटी को जो है चारकोल बना के भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं फौरी तौर पे अगर। लेकिन उसके साथ साथ आपके लिए ज़्यादा बेहतर है कि किसी क्वालिफाइड डॉक्टर्स को आप दिखाएं और अपना जो है स्टमक वॉश कराने के बाद इसकी एंटीडोट लें। जी, कोरंगी टाउन के मुंतखब नुमाइंदों ने ट्रांजिशन पीरियड में शुरू की जाने वाली क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के सिलसिले में खुलफाए राशिदीन कॉलोनी में नए पार्क की तामीर शुरू कर दी है। मजीद बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अक़वाम मुत्तहिदा की हालिया रिपोर्ट में ख़बरदार किया गया है कि दुनिया जो है मज़ीद गर्मी जो है बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज के हवाले से, माहौलियाती बिगाड़ को रोकने के हवाले से वतन अज़ीज़ पाकिस्तान भी काफ़ी मुतासर है और इस हवाले से शजरकारी की ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ को इस मसले का हल बताया जा रहा है। इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ UC 8 TMC कोरंगी से, जहाँ पे एक वीरान जगह पर एक खूबसूरत पार्क जो है वो तकमील की जानिब गामज़न है। UC चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं, अहमद रज़ा, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया अहमद साहब, बहुत इम्पॉर्टेंट काम आपकी जानिब से जो है इब्तदाई दिनों में आगाज़ उसका किया गया है, क्यों ये ख्याल आया? असल में आपने जिस तरह बताया कि माहौलियाती तब्दीली हो रही है, इसको पेश नज़र रखते हुए हमने भी ये सोचा कि सबसे पहले शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया जाए। तो इसमें हमारे कोरंगी टाउन के चेयरमैन नईम शेख साहब, उन्होंने एक मुहिम का आगाज़ किया, क्लीन एंड ग्रीन कोरंगी। उसका बाकायदा आगाज़ हो चुका है। उसका इफ्तिताह सईद गनी साहब ने परसों किया था।
यकीनन आप सारे मौजूद होंगे। उसका ही एक सिलसिला है, उसकी एक कड़ी है। एक ये खुलफा राशिदीन पार्क है, एक कुबा मस्जिद पार्क है जिसका उन्होंने इफ्तिताह किया है। इसका इफ्तिताह इंशाल्लाह 14 अगस्त को वो करने जा रहे हैं। ये एक तवील अरसे से हम देख रहे हैं कि पार्क जो है वो उजड़ते भी हैं, फिर दोबारा बनते हैं, फिर उजड़ जाते हैं। ये एक अच्छी काविश आपकी दिखाई दे रही है। ये बताइएगा कि इसको देरपा नताइज का हामिल बनाने के लिए आवाम ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट इससे हो सकें, उसके लिए चेक एंड बैलेंस क्या करेंगे आप? इसमें हमने महल्ले की सतह पर कमेटियाँ बनाई हैं जो सुपरवाइज़ करेंगी पार्क्स को, वो ही मैनेज करेंगी इंशाल्लाह, और हम उनकी रहनुमाई के लिए हर वक्त हाजिर होंगे। जब हम बना रहे हैं तो हम हिफाजत भी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आवाम को भी ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल, अहमद रज़ा ये कह रहे थे कि अवामी फ़ंड से अवाम की खिदमत के लिए बेहतर काम हुआ है। पार्क जो है वो तकमील की जानिब गामज़न है, लेकिन अवाम की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी की हिफाजत करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे न सिर्फ ये कि मुस्तफ़ीद हो सकें, बल्कि इलाके की खूबसूरती में भी और इसके जो माहौल है उसकी आलूदगी के खात्मे का भी जो है इंतज़ाम किया जा सके। हमें अपडेट कर रहे थे। 1861 में वाटर कॉरपोरेशन का हिस्सा बनने वाली अरबों रुपए की अराजी खतरे में आ गई। डिप्लोमेटिक कन्वेट पर 6 एकड़ से जायद अराजी की जाली फाइल बन गई। अराजी को वागुजार करवाने के लिए इंतजामिया से सिक्योरिटी मांग ली गई है। मजीद क्या तफसीलात हैं, जान लेते हैं अपने नुमाइंदे एहसन अब्बासी से। एहसन, बताइएगा क्या मामला है? मैं इस वक्त मौजूद जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दे मल में, सर्वे नंबर 5 और 6 जो कि वाटर कॉरपोरेशन का जो है वो ख़तरे में आ चुका है। लैंड ग्रैपर्स ने, ये वो कदीम तारीख़ी वाटर कॉरपोरेशन का असासा है जो कि पार्टीशन से पहले, पाकिस्तान के वजूद में आने से पहले जो है अंग्रेज़ों ने बुनियाद रखी कि जब पाकिस्तान वजूद में आया तो उस वक्त जो शहर आबाद था, ओल्ड सिटी एरिया, उसको पानी किस तरह से तकसीम किया जाएगा। तो डिम्ल्यूटी वेल्स जो है वो यहाँ पर बनाए गए। बताया ये जाता है मुकामियों की जानिब से कि तकरीबन 20 लाख रुपए उस वक्त की जो लागत थी वो आई थी इन दोनों कुओं को तामीर करने में, और उसके बाद 15 से 18 MGD पानी जो है वो यौमिया पाकिस्तान बनने के बाद शहर को जो है वो यहाँ से सप्लाई किया जाता था। इस वक्त मैं जिस ज़मीन के ऊपर मौजूद हूँ इसी के नीचे से जो है वो तमाम लाइनें गुज़र रही हैं जो कि डेमलोटी की लाइनें हैं, कुएं को इंटरचेंज करती हैं, आपस में लिंक करती हैं, और उसके बाद ये तमाम पानी जो है वो शहर की जानिब जाता था। ये वो तमाम फुटेजेस आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे जो जाहिर करती हैं कि ये किस तारीख़, किस वक्त और 1800 में इसकी बुनियाद रखी गई, और वक्त के साथ साथ चलते चलते फिर केएमसी के पास गया, और उसके बाद कराची जॉइंट वाटर कॉरपोरेशन बना, और उसके साथ साथ ये तमाम कदीम जो यहाँ पर असासे नज़र आ रहे हैं, ये इंजन हो गया, ये ढक्कन हो गए, कुएं पे लगाई गई वो तमाम लकड़ी और वो साजो सामान, वो सब इस बात की जो है वो दलील है कि ये उस वक्त से चलने वाला सिस्टम है जो कराची वाटर कॉरपोरेशन की मिल्कियत में है। तकरीबन 25 से ज़ायद एकड़ की ये अराजी है जिसमें से सर्वे नंबर 5 और 6 जो है वो इस वक्त ख़तरे में है। इंतज़ामिया को वक्त पे हरकत में आना होगा, वरना ये अरबों रुपए की जो ज़मीन है इससे हाथ धोना पड़ेगी। जिस तरह शहर के बेशुमार मकामात पर वाटर कॉरपोरेशन को कब्ज़ा माफिया के सामना है, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इसको किस हद तक जो है वो संजीदगी से लेते हैं, जबकि वाटर कॉरपोरेशन के पास जो है वो उस दौर का रिकॉर्ड भी जो है वो अब तक मौजूद है, जो एक बहुत खुशाइन बात है। अब देखना ये होगा कि मौजूदा हुकूमत किस तरह से जो है वो कब्ज़ा माफिया से अपने इस असासे को बचा सकती है। जी बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने दौरान मुलाजमत विफात पाने वाले 29 महकमों के 762 असामियों पर 1 से 4 ग्रेड तक की नई भर्तियां करने का फैसला किया। चीफ सेक्रेटरी सिंध की सरबराही में अमल दरामद कमेटी ने नई भर्तियों की मंजूरी दे दी है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि सिंध हुकूमत ने दौरान मुलाजमत वफात पाने वाले 29 महकमों के 762 असामियों पर 1 से 4 ग्रेड तक की नई भर्तियां करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं, हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोडियो हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा, किस महकमे में कितनी भर्तियां की जाएंगी? जी बिल्कुल, सरकार ने 29 महकमों में 762 कोटी कोटे पर मुलाजमतें देने की मंजूरी दे दी है। इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी संदेश डॉक्टर मोहम्मद सोहेल राजपूत की जेर सदारत कोटी कोटे पर अमल दरामद के हवाले से इजलास हुआ। इजलास में सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, इसके अलावा सेक्रेटरी कानून, सेक्रेटरी सर्विसेज, चेयरमैन की तरफ से दीगर हुकाम ने शिरकत की। इजलास में महकमा ज़राअत में 28, रेवेन्यू 12, कॉलेज तैलीम में 32, जबकि महकमा जंगलात में 11 मुलाजमत देने की मंजूरी दी गई। इसके अलावा सेहत में 93, लाइव स्टॉक में 11, बल्दियात में 61, महकमा बहबूद आबादी में 14 मुलाजमत देने की मंजूरी दी गई। इसके अलावा स्कूल एजुकेशन में 293, वर्क्स एंड सर्विसेज में 46,
जबकि फोर्टी कोटे पर इस वक्त तक 2018 से अब तक 13,000 से ज्यादा सरकारी मुलाजमतें दी गई हैं। इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी ने फोर्टी कोटे पर मुलाजमतें देने के अमल दरामद को तमाम महकमों को यकीनी बनाने की भी अहकाम जारी कर दी। जी आज़ाद नोरियो हमें अपडेट कर रहे थे। आज़ाद, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कुरंगी नंबर 6 राजपूत कॉलोनी का ग्राउंड जो है डंपिंग पॉइंट में तब्दील हो गया है। ग्राउंड में कब्जा माफिया का राज भी बरकरार है। इसमें मज़ीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हमाद। आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोरंगी नंबर 6 राजपूत कॉलोनी के ग्राउंड में। इस ग्राउंड में जो है कचरे का अंबार लगा हुआ है। खेलों की सरगर्मियाँ जो है यहाँ पर मुतासिर है। मेरे कैमरामैन आपको इमरान के दिखा सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है कचरे का अंबार है। बड़ी तादाद में कचरा है जिसकी वजह से ताफून उठ रहा है और यहाँ पे जो इलाका मकीन है वो यहाँ पे परेशान है। बीमारियाँ फैलने का भी खदशा है। एक जानिब जो है ये कचरा है तो दूसरी जानिब ग्राउंड के अंदर ही जो है वो यहाँ पे मकानात कुछ बने हुए हैं जिनको कब्ज़ा माफिया की जानिब से ग्राउंड में बनाकर जो है कब्ज़ा करने की कुछ साल पहले कोशिश की गई थी, लेकिन फिर यहाँ की जो इंतज़ामिया उन्होंने रुकवा दिया था। हमारे साथ मौजूद हैं जो है ह्यूमन राइट्स डिफेंडर के जो है स्पोर्ट्स डायरेक्टर हैं जो कि कोरंगी में काफ़ी एक्टिव हैं, जो यहाँ पर काम करते हैं। मुझसे बात करें। सर, आप मुझे बताइएगा कौन ज़िम्मेदार है इस चीज़ का जो कि ये ग्राउंड की इस अबतर हालत का? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ C21 का कि जो माशाल्लाह ये कोरंगी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ग्रास रूट लेवल पर यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। मीडिया की कवरेज होना बहुत ज़रूरी है। बात दरअसल ये है कि सर यहाँ पर ये ग्राउंड कोई राजपूत कॉलोनी का कोई बहुत अरसे पहले बहुत अच्छा ग्राउंड था माशाल्लाह, मगर अब हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर कहाँ खेलेंगे, कोई ऑप्शन नहीं बचा है। कोई गुज़िश्ता तकरीबन कोई साल से ये कचरा डंपिंग पॉइंट बना हुआ है। तो हम चाहते हैं, ह्यूमन राइट डिफेंडर काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ये चाहता है कि खेलों की सरगर्मी आम हो ताकि हमारे यहाँ के जो यूथ है, जो बच्चे हैं, वो गलत एक्टिविटी से बचकर खेलों की तरफ आएँ। देखें, बिल्कुल ये कोरंगी का ये वो ग्राउंड है जो कि कई सालों से ऐसी जो है शिकार है यहाँ पे ज़बू हाली का। यहाँ पर हर इतवार को यहाँ पर क्रिकेट तो होती है लेकिन इसी गंदगी हालत में बच्चों को यहाँ के खेलना पड़ती है। इनका ये मुतालबा है कि इंतज़ामिया जो है इस पर फौरी तौर पर एक्शन ले, इस ग्राउंड की सफाई कराए, इसकी मुरम्मत कराए, यहाँ पे इस ग्राउंड पे ब्लेड लगवा के और इस ग्राउंड को जो है खेलने के काबिल बनाएं। जी, यहाँ खबर शामिल करेंगे। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की नाकिस हिकमत अमली तुलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग चुका है। 60% से ज़ायद दरसी निसाब की किताबों की छपाई ना हो सकी। उर्दू बाजार समेत दीगर बाजारों में दरसी किताबें नायाब हो गई। सूबाई वज़ीर तालीम भी बुक बोर्ड के अमल पर खामोश तमाशाई बन गए हैं। मज़ीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोरियो से। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा इस बारे। जी बिल्कुल, दीगर इदारों की तरह सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जो सिंध में किताबों की छपाई का वाहिद इदारा है, जाम शोरों में वहाँ पर जो है किताबों की छपाई का अमल शुरू किया जाता है। इस वक्त एकेडमिक ईयर 2023 और 2024 शुरू हो चुका है, लेकिन सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड में मनपसंद अफसरान की तैनाती के बायस जो है किताबों की छपाई का अमल जो है सुस्त रवि का शिकार हो चुका है। और सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड में मनपसंद अफसरान की तैनाती के बायस जो है इस पूरे इदारे का इंतज़ामी निज़ाम डामाडोल बन चुका है। इस इदारे में 20 ग्रेड के सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के चेयरमैन की पोस्ट पर 19 ग्रेड के अफसर आगा सोहेल पठान की डिप्यूटेशन के बुनियाद पर तैनाती कर दी गई है, जबकि टीचिंग स्टाफ की 18 ग्रेड की जो कॉलेज एजुकेशन की टीचर है जो नुसरत परवीन है, तो उनको जो है सेक्रेटरी सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की 19 ग्रेड की पोस्ट पर तैनात किया गया, जिसके बाद डिप्यूटेशन में जो अफसरान की तैनाती के बाद दीगर जो अफसरान जो कैडर पोस्टों पर तैनात है उनमें तशवीश पाई जाती है, जिसके बाद इस साल जो है किताबों की छपाई का अमल जो दरसी निसाब की किताब हैं उनकी छपाई का अमल सुस्त रवि का शिकार हो चुका है। और किताबों की छपाई न होने के बाद उर्दू बाज़ार कराची समेत दीगर जो किताबों की मार्केट्स हैं वहाँ पर किताबें नायाब हो चुकी हैं, जहाँ पर बच्चों के जो वालिदैन हैं उनको सख्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले का इस वक्त सिंध हुकूमत की आइनी मुद्दत ख़त्म होने जा रही है, लेकिन वज़ीर तालीम या सेक्रेटरी तालीम की जानब से इस इंतहाई अहम मामले के हवाले से कोई भी नोटिस नहीं लिया गया, जिसके बायस इस वक्त जो है जो दरसी निसाबी किताबें उनका मामला इल्तवा का शिकार हुआ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन तालीम का अमल जो है वो भी बुरी तरह से एकेडमिक ईयर शुरू होने के बावजूद जो है सख्त मुतासर होने लगा है। इस वक्त सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड में जो अफसरान की तैनाती है, इस हवाले से जो चेयरमैन सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड आगा सोहेल पठान है उनको 3 बार सिंध हाई कोर्ट की जानब से ओहदे से हटाया गया, लेकिन उसके बावजूद महकमा स्कूल तालीम की सिफारिश पर उसको 4थी बार जो है चेयरमैन सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड तैनात किया गया, जबकि सेक्रेटरी जो 19 ग्रेड की पोस्ट है सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की, वहाँ पर जो नुसरत परवीन है तो उनको महकमा एसएनडी की जानब से तैनात करने के बजाय महकमा स्कूल तालीम ने उनकी तैनाती
तैनाती का नोटिफिकेशन जारी करके उनकी तैनाती कर दी है, जिसके बाद इस वक्त देखा जाए तो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का इंतजामी निज़ाम ना सिर्फ डामाडोल बन चुका है, इसके साथ साथ किताबों की छपाई का अमल जो है वो भी बुरी तरह से मुतासर हो चुका है। लेकिन सूबे भर में जो इस वक्त स्कूल्स हो या कॉलेजेस हो, वहाँ पर पढ़ाई का अमल भी किताबों की रसाई न होने के बावजूद या जो फराहमी न होने के बाद जो पूरी तरह से मुतासर होने लग गया है। लेकिन इस मामले का सिंध हुकूमत ने ताहाल नोटिस नहीं लिया है। शुक्रिया आज़ाद नोरियो, हमें अपडेट कर रहे थे। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड में 60% से ज़ायद तदरीसी निसाब की छपाई ना हो सकी। दुकानदार भी किताब की छपाई ना होने से परेशान दिखाई देते हैं। कहते हैं एक किताब आती तो दूसरी रुक जाती है, ऐसे में छपाई कैसे करें? तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा अक्सा शाहिद से। जी बिल्कुल, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड में मजबूरी तौर पर 60% से ज़ायद दर्ज किताब की छपाई ना हो सकी। कराची में तलबा और तालबात की तादाद जो है वो लाखों में है और इस वक्त मैं उर्दू बाज़ार में मौजूद हूँ जो बुक की ख़रीदारी के लिए जो है वो गढ़ कहलाता है। इस वक्त मेरे साथ दुकानदार भी मौजूद है, उनसे भी बात करके जानते हैं कि कौन कौन सी बुक्स की छपाई नहीं हो सकी। बताइएगा कि कौन सी क्लासेस की बुक जो है वो ज़्यादा शॉर्ट चल रही हैं? ज़्यादा मैट्रिक की किताबें शॉर्ट हैं, किसमें एक किताब आती है दूसरी किताब शॉर्ट हो जाती है। बीच में केमिस्ट्री शॉर्ट थी ना मैट्रिक की, अब पाकिस्तानी स्टडी शॉर्ट कर दी। ये पेरेंट्स के लिए बड़ा इशू हो जाता है, पूरा कोर्स मिलने के बावजूद भी बेचारे एक दो किताबें छोड़ के चले आते हैं। काफ़ी दूर से आते हैं, कोई नौत नाज़माबाद से आता है, बहुत मुश्किल हो जाता है, किराया सब कुछ बड़ा भारी पड़ जाता है गरीब आदमी पे। अच्छा, ये बताइएगा कि जैसा कि आपने बताया कि अब पाकिस्तान स्टडीज़ मुताल्ला पाकिस्तान जो है वो शॉर्ट चलिए, तो इसमें तो इंग्लिश और उर्दू दोनों वर्जन आते हैं। इसमें इंग्लिश मीडियम ज़्यादा पढ़ाया जाता है ना, ज़्यादातर प्राइवेट में इंग्लिश मीडियम चलता है। अब इशू ये आ गया कि गवर्नमेंट जो भी चलाता है ना, काफ़ी बच्चे माशाल्लाह इतने होशियार हो गए हैं कि ज़्यादातर पाकिस्तानी स्टडीज़ इंग्लिश में उड़ाते हैं। तो इंग्लिश में आपके पास नहीं है? इंग्लिश में नहीं है इस टाइम पे, उर्दू में है। तो जब आप जाते हैं आगे से ख़रीदने किताबें तो आपको क्या जवाब मिलता है? मुझे यही कहते हैं कि भाई आज 7 तारीख या 15 तारीख को मिल जाएगी। मैंने तारीख पे तारीख देते हैं, ज़्यादा वो नहीं करते, निकाल के नहीं देते। जी बिल्कुल, यकीनन आपने सुना कि इनका कहना है कि तारीख पे तारीख दी जा रही है, बुकों की छपाई नहीं हो पा रही है, साथ ही जो है वो इस मुश्किलात का सामना इनको हो रहा है कि एक बुक आती है तो दूसरी शॉर्ट हो जाती है और कोई इंग्लिश में है तो उर्दू में अवेलेबल नहीं है, उर्दू में तो इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है। इसी तरह जो है वो लाखों की तादाद में जो है वो तलबा तालिबात तालीम हासिल कर रहे हैं। मैट्रिक क्लास की किताबें जो है वो यहाँ पर ज़्यादा शॉर्ट चल रही हैं। जी आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि नए तालीमी साल के आगाज़ पर किताबों की किल्लत, बाज़ारों से सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबें नायाब हो गई। जानते हैं हमारी नुमाइंदा इकरा अवान से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं उर्दू बाज़ार में मौजूद हूँ और नया तालीमी साल का आगाज़ हो चुका है, क्लासेस शुरू हो गई हैं, मगर किताबें आखिर इतनी नायाब क्यों हो गई हैं? सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो किताबें हैं वो 60% से ज़ायद जो किताबों की पब्लिशिंग है वो अब तक नहीं हो सकी है। स्कूल्स में बच्चे जो हैं किताबों से महरूम हैं। अगर वो मार्केट में किताबें लेने के लिए आते हैं तो वहाँ पर भी किताबें जो हैं वो इतनी नायाब हो चुकी हैं कि बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए ना तो किताबें मिल रही हैं और जहाँ पर किताबें जो हैं वो दस्तयाब हैं वहाँ पर उनके प्राइस इतने हाई हैं कि बच्चे और उनके जो वालिदैन हैं वो परेशान हैं। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करती हूँ और जानती हूँ कि ये बताएगा कि तालीमी साल का आगाज़ हो गया है, किताबें इतनी नायाब हो गई हैं कि तालीम हासिल करने के लिए बच्चों को और वालिदैन को परेशानी का सामना है, क्या कहें? मैडम, ये तो इन्होंने ना तालीम के नाम के ऊपर ना एक अजीब सा ही मजाक इन्होंने बना रखा है। ठीक है, यहाँ अगर हम हमारे तो सुनने में भी ये आता है कि जी बहुत बड़े बड़े स्टोरों के अंदर जो है वो किताबें जो है वो डंप कर दी जाती हैं और यहाँ जब मार्केट के अंदर बच्चों के लिए किताबें लेने के लिए आए तो पता लगता है कि 3 किताबें मौजूद हैं, 4 नहीं हैं, 2 मौजूद हैं। सर वो 6 जो है वो अगले महीने में आके ले लें। मुझे आप ये बताएं कि हाफ सेशन गुजरने वाला हो गया, बच्चे कब पढ़ेंगे, कब पेपर देंगे, कब कामयाब होंगे, कब अगली क्लासों में जाएंगे, क्या करेंगे? ठीक है, यहाँ तो इन्होंने इसको कारोबार बनाकर खड़ा कर दिया और वो भी ब्लैकमेलिंग वाला कारोबार। ठीक है भाई, आप अगर कुछ कर नहीं सकते, हुकूमत नहीं चला सकते, कोई और मामला नहीं कर सकते और खुदारा तालीम तो दे दो यार, ये तो हमारा बुनियादी हक है, ये तो हमें दे दो। पूरी दुनिया में आप जाएं, एजुकेशन फ्री है मैडम, पूरी दुनिया में एजुकेशन फ्री है। बड़े ममालिक के अंदर हम यहाँ पैसे देकर किताबें ले रहे हैं, हमें पैसे देकर भी किताबें नहीं मिल रही, तो हम कहाँ चले जाएँ, कहाँ लेकर चले जाएँ अपने बच्चों को? अच्छा, जिस तरह नई जो किताबें हैं वो तो महंगे दामों मिल रही हैं और मिल नहीं रही हैं। अगर बात की जाए पुरानी किताबों की, महंगाई के सताए हुए जो आवाम है, जो बच्चे हैं, अब वो पुरानी किताबों की जानिब जाना शुरू हो गए, पर पुरानी किताबें जो मिल रही हैं वो भी महंगी मिल रही हैं। हाँ, पुरानी किताबों की अगर बात हम करते हैं ना, तो जिससे हम पुरानी किताब लेने जाते हैं ना, वो छुटते ये बोलता है सर ये तो पिछले साल की है, नया एडिशन अभी आएगा तो मिलेगा।
मतलब वो जो पुराना एडिशन दे रहा है वो तो स्कूल के अंदर जो है वो पढ़ाया नहीं जा रहा, तो वो मैं किताब लेकर उसके ऊपर पैसे ज़ाया क्यों करूं? क्योंकि मुझे तो नया एडिशन चाहिए, क्योंकि इनके फरमाइशी प्रोग्राम तो इतने सारे हैं कि जी नए एडिशन की किताब लेकर आएँ। और भाई नए एडिशन की किताब दे दो मार्केट के अंदर ताकि हम जाकर परचेज़ कर लें। मार्केट के अंदर तो आप किताबें दे नहीं रहे, अपने आप गोदामों के अंदर भर के डंप करके बैठे, वो क्या करना उनका क्या करना है? जब आप किताबें देंगे नहीं तो हम बच्चों को तालीम कहाँ से दिलवाएंगे? थैंक यू। जी, तो आपने देखा कि वालिदैन यहाँ पर शदीद मुश्किलात का शिकार है। मेरे साथ इस वक्त जो वालिदैन मौजूद थे उनका भी यही कहना था कि तालीमी निज़ाम जो है वो यहाँ पर इस कदर मुश्किलात का शिकार होता जा रहा है कि बच्चों का जो बुनियादी हक़ है वो उनसे छीना जा रहा है कि नए तालीमी साल का आगाज़ तो हो चुका है मगर बच्चों को तालीम के लिए किताबें अब तक नहीं मिली, तो वो किस तरीके से अपने पेपर्स की तैयारी करेंगे, वो तालीम क्या हासिल करेंगे। इन शहरियों का यही मुतालबा है कि जल्द अज जल्द किताबों को बाज़ार में जो है वो लाया जाए ताकि बच्चे और उनके जो वालिदैन हैं उनको परेशानी से निजात हासिल हो सके। जी, अब आपको बताएंगे शाह लतीफ़ टाउन पीर सरहिंदी गोट में तेल चोरी की कोशिश नाकाम बनाकर 3 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिमान ने 20 फुट लंबी 6 फुट गहरी सुरंग बनाई। मुलजिमान अंडरग्राउंड फ्रंट ऑयल लाइन से तेल चोरी करना चाहते थे। मुलजमान के खिलाफ सिक्योरिटी इंचार्ज की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बात करेंगे शाहजेब हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। शाहजेब, अपडेट कीजिएगा इस बारे। जी बिल्कुल, देखें शाह लतीफ़ टाउन में तेल चोरी की वारदात जो है नाकाम बना दी गई है। पीर सरहिंदी गोट में पेट्रोलियम लाइन से तेल चोरी की कोशिश की जा रही थी कि पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक जो सरहिंदी गोट में मुलजिमान ने 20 फीट लंबी 6 फीट गहरी सुरंग जो है बनाई थी और मुलजिमान अंडरग्राउंड के जरिए और उस सुरंग के जरिए फर्नेस ऑयल लाइन से जो है तेल चोरी करना चाहते थे। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ सिक्योरिटी इंचार्ज की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे के मुद्दई सिक्योरिटी इंचार्ज अब्दुल्ला के मुताबिक जहांगीर अनारगुल और गुल हसन कोराई ने अपने साथियों के साथ मिलकर सुरंग खोदी थी जिससे फर्नेस ऑयल चोरी किया जाना था। तमाम पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिमान के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारना शुरू कर दिए हैं। जी, मुलजिमान अंडरग्राउंड फर्नेस ऑयल लाइन से तेल चोरी करना चाहते थे, जबकि मुलजिमान के खिलाफ सिक्योरिटी इंचार्ज की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मज़ीद तफसीलात बता रहे थे शाहजेब हुसैन, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। निगरां वज़ीर आला सिंध के इंतखाब का मामला है। JDO और MQM का मुश्तरका इजलास शाम 5 बजे होगा। इजलास में निगरां वज़ीर आला सिंध के नाम पर इत्तफाक किया जाएगा। MQM की जानिब से निगरान वज़ीर आला सिंध के लिए यूनिस ढागा शुएब सिद्दीकी का नाम तजवीज़ किया गया और GDA ने सफदर अब्बासी, गुलाम मुर्तज़ा, फजलुल्लाह कुरैशी का नाम भी तजवीज़ किया है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं। शुएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर आला सिंध के इंतखाब के मामले पर आज जो है शाम में एक और अहम बैठक लगेगी। MQM पाकिस्तान का वक्त जो है आज DG की आला क़यादत से मुलाकात करेगा। MQM वक्त में सिंध असेंबली के अपोजिशन लीडर राना अंसार, पार्लिमानी लीडर अली खुर्शीदी, रुकन सिंध असेंबली जावेद हनीफ और ख्वाजा इजहारुल हसन जो है शामिल होंगे। फंक्शनल लीग हाउस में शाम 5 बजे जो है दोनों जमातों का मुश्तरका इजलास होगा। इजलास में निगरान वज़ीर आला सिंध के नामों पर जो है वो इत्तफाक किया जाएगा, जबकि निगरान मालिक की जो है मुशावरत की जाएगी। अब तक के क्लास के मुताबिक जो है MQM की जानिब से निगरान वज़ीर आला सिंध के लिए साबिक़ कमिश्नर कराची शोएब अहमद सिद्दीकी और यूनुस ढागा का नाम जो है तजवीज़ किया गया है, जबकि DDA की जानिब से जो है निगरान वज़ीर आला सिंध के लिए डॉक्टर सफदर अब्बासी, गुलाम मुर्तज़ा जतोई, फजलुल्लाह कुरैशी, रहमतुल्लाह जाफरी, हुसैन अब्दुल्ला हारून और ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुख्तार का नाम जो है सामने आया है। दोनों जमातें का जो है आज इजलास होगा। इस इजलास में जो है आइंदा इंतखाबात के लिए सियासी अलायंस बनाने से मुतालिक मुशावरत की जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया शुएब मुख्तार। अब आपको बताएं कि PIA का जश्न आज़ादी के मौके पर तोहफा है। अंदरूनी मुल्क परवाज़ों पर टिकट 14% सस्ता कर दिया गया है और तर्जुमान PIA के मुताबिक रियायती टिकट 14 अगस्त को सफ़र करने के लिए मौसर होंगे। जी हाँ, PIA का जश्न आज़ादी के मौके पर यह तोहफा है। अंदरूनी मुल्क परवाज़ों का टिकट 14% सस्ता हो गया। तर्जुमान PIA के मुताबिक रियायती टिकट 14 अगस्त को सफ़र करने के लिए मौसर होंगे। PIA ने जश्न आज़ादी के मौके पर अंदरूनी मुल्क परवाज़ों पर रियायत का ऐलान किया है। क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं। शाहरुख शाह हमारे साथ मौजूद हैं। शाहरुख, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें जो सरकारी एयरलाइन है PIA, उसने जश्न आज़ादी के मौके पे
अंदरून मुल्क परवाजों के लिए रियायत का जो है वो ऐलान कर दिया है। 14 अगस्त के हिसाब से 14% जो है वो टिकट्स पर रियायत का ऐलान किया गया है, जबकि 14 अगस्त को पीआई के तमाम अंदरून मुल्क पे जो परवाजें हैं उस पर 14% की रियायत होगी, जबकि रियायती टिकट फौरी तौर पर जारी जो है वो होना शुरू हो गए हैं और रियायती टिकट 14 अगस्त को सफ़र करने के लिए जो है वो मौसर होंगे। तर्जुमान पीआईए ने कहा है कि 14 अगस्त को जो भी मुसाफिर सफ़र करेंगे उनको 14% की रियायत मिलेगी। जी बहुत शुक्रिया शाहरुख शाह। IMF की शराइत पर अमल करने से बिजली की कीमतें आसमान पर पहुंच चुकी हैं। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री की स्टैंडिंग कमेटी पावर की चेयरमैन रेहान जावेद ने कहा कि पहले बिजली का बेस टैरिफ ₹7.5 इजाफा किया, फिर सामाही एडजस्टमेंट का बोझ डॉलर अब एक माह के लिए फी यूनिट ₹2.31 मजीद महंगी कर दी गई है। मजीद बात करेंगे, अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अशरफ, देखा जाए जो IMF के मुआहदे के बाद बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इससे पहले जो बेस टैरिफ ₹7.5 का इजाफा हुआ था, अब जो है नेपरा ने जो अगस्त के लिए जो FCA की मद में जो है ₹2.31 का इजाफा कर दिया। इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा सनतकारों पे, ताजरों पे, वो हम जानते हैं। जो काटी के जो स्टैंडिंग कमेटी है जो नेपरा की, उसके जो चेयरमैन हैं रेहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्या देख रहे हैं सर, बिजली की कीमत तो रुकी नहीं, अब तो स्विच चलाते हुए डर लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम अशरफ साहब, देखिए जी, अभी जो रिसेंटली इन्होंने बेस टैरिफ में इजाफा किया है वो नेपरा की रिकमेंडेशन थी ₹4.60 की। उसके ऊपर इन्होंने क्रॉस सब्सिडी करने के बाद ₹7.5 पर यूनिट तमाम 100 और 200 यूनिट वालों के अलावा सबके ऊपर ₹7.5 यूनिट का इस्तेमाल बढ़ा दिया, प्रोटेक्टेड कैटेगरी के अलावा। उसके बाद अब इन्होंने एक नया सरचार्ज सिर्फ कराची के कंज्यूमर्स पे लगाया है, जो कि 2018 और 19 के पेंडिंग क्वार्टरली टैरिफ्स, जो कि इनकी अपनी डिले की वजह से हेयरिंग नहीं हो सकी थी, वो 1.52 एक साल के लिए वो भी लगाने जा रहे हैं, जिसकी 15 तारीख को नेपरा में हेयरिंग है। तो ₹7.5 प्लस ₹1.52 ये आपके हो गए तकरीबन ₹8 कुछ पैसे। इसके बाद आज FCA की मद में ₹2.23 का दोबारा इजाफा कर दिया गया। अब वो ₹2, तो ये आपका टोटल मिला के तकरीबन कोई जाके ₹9 के करीब आपका इजाफा हो चुका हुआ है। इसके ऊपर आपके टैक्सेस लगेंगे, इसी हिसाब से इलेक्ट्रिक ड्यूटी कैलकुलेट होगी, इसी हिसाब से इनकम टैक्स जो बिल में लग के आता है वो कैलकुलेट होगा। और इसके अलावा कराची के बिलों पे ख़ास तौर पर मैं बात करूँगा कि इन्होंने ₹3.23 का एक PHL सरचार्ज भी लगा दिया है। वो PHL सरचार्ज जो है वो उसकी स्टोरी ये है कि जी वो पूरे पाकिस्तान में जो सर्कुलर डेट पे इंटरेस्ट पे किया जाता है, उसके इंटरेस्ट को एक्यूमुलेट करने के लिए, उसको जमा करने के लिए उन्होंने कंज्यूमर्स की तरफ फॉरवर्ड कर दिया। कराची का जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम उसके अलावा है, पूरे पाकिस्तान से कनेक्टेड नहीं है। वो PHL सरचार्ज सरासर नाइंसाफ़ी है कराची के कंज्यूमर्स के ऊपर। अब जब हम ओवरऑल देखते हैं तो हम कितना एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, हम कोई ₹11-12 यूनिट, जिसका इफेक्ट आप ये लगा लेंगे टैक्सेस मिला के हमारे पास ऊपर कोई ₹17 से ₹18 यूनिट पड़ेगा। तो हमारा जो पिछले महीने का यूनिट हमारा ₹42 यूनिट आया था विद इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, वो इस बार ₹55 से ₹57 के दरमियान हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी वो आएगा, जो कि अबाउट कोई 30-31% की इंक्रीज़ पड़ेगी। अच्छा जी, जैसे कि आपने सुना यहाँ पे जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कि 3-4 चीज़ें हुकूमत ने एक साथ ली हैं और ये हुकूमत तो अब जो जा रही है और इसमें जो इक़दाम होते हुए नज़र आ रहे हैं, जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है प्राइस का। इससे बिजली की कीमत में बहुत बड़े सारिफीन हैं जिसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, कि बेस टैरिफ में इजाफा हो गया, FCA की मद में इजाफा हो गया, और मज़ीद इंकशाफ हैं कि जो सारा जो कैपेसिटी चार्ज, दीगर चार्ज आवाम से लिए जा रहे हैं, तो बिजली का बिल अगर देखा जाए वो आसमान पर पहुँच जाएगा। बहुत शुक्रिया अशरफ खान, अपडेट कर रहे थे। इम्पोर्टर्स की मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही, बैंकों की जानिब से LC में ताखीर महंगाई का सबब बनने लगी है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं हमारी नुमाइंदे आयास राना से। जी बिल्कुल, जैसे कि स्टेट बैंक की जानिब से एक बार फिर ये बात सामने आई है। उन्होंने कहा है कि हमने कहीं ऐसी जगह पे नहीं बोला है कि आपके कंटेनर्स, जो कि हमारे जो इंपोर्टर्स हैं उनका अभी तक ये एक मसला रहा है कि जो उनके कंटेनर्स हैं वो नहीं पास हो रहे, तो उसकी क्या वजूहात बन रही हैं। स्टेट बैंक ने वाज़े तौर पर एक बार फिर बोला है कि हमारी तरफ से कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि कंटेनर्स को क्लियर ना किया जाए। उसके बारे में जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मंशा साहब, उनसे पूछते हैं। सर, ये बताइएगा कि स्टेट बैंक ने एक बार फिर दोबारा जो है ये बात वाज़ेह की है कि हमारी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो आपके पास क्या इस वक्त तक इन्फॉर्मेशन?
ये बुनियादी तौर पे जो स्टेट बैंक की ये बात है ये दुरुस्त है कि जी कि उन्होंने एज ए पॉलिसी तो ये अनाउंस किया है कि जी कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन कमर्शियल बैंक्स चूँकि जितने डॉलर्स अवेलेबल हैं उनके पास, उन्होंने उसी डॉलर्स के अराउंड में प्ले करना है या उसमें अपना एक्सचेंज को चलाना है। और स्टेट बैंक की लार्जर पॉलिसी में ये है कि आप अपने उन डॉलर से बाहर नहीं जा सकते जितने आपकी इनवर्ड रेमिटेंसेस हैं, तो उसके हिसाब से तो बहुत ज़्यादा वो लिमिटाइज़ करके चल रहे हैं, राशनिंग करके चल रहे हैं। बहुत मुश्किलात होती है उन लोगों को जिनको एलसीज खोलनी होती हैं या दूसरे किस्म के उनको आई फॉर्म हासिल करने के लिए, तो ये दुश्वारियाँ ट्रेड के साथ, इंडस्ट्री के साथ ज़्यादा हो रही हैं, जिसकी वजह से सप्लाई में कुछ कमी आती है। और बुनियादी तौर पर हमारे यहाँ एक महंगाई का बहुत बड़ा जुज़ वो जो इन्फ्लेशन है वो बुनियादी तौर पे सप्लाई ड्रिवन है, क्योंकि जितनी अगर माल की शॉर्टेज होएगी या सप्लाई होएगी और कानूनी तौर पे माल नहीं आ सकेंगे और सप्लाई में शॉर्टेज हो जाएगी, तो जिसकी वजह से जो रेट्स हैं मार्केटों में बढ़ेंगे और वो महंगाई का सबब बनते हैं। हमारी जो सप्लाई चेन जब डिस्टर्ब होती है और हम इंपोर्ट, हमारी ज़्यादातर जो है चीज़ें इंपोर्ट की जाती हैं, उसकी वजह से महंगाई की शरह बढ़ती है, क्योंकि सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है। बैंकों को चाहिए कि जल्द से जल्द जो इंपोर्टर्स हज़रात हैं उनके जो कंटेनर्स फंसे हैं उनको यकीनन जो है जल्दी एलसीज खोल दी जाए ताकि सप्लाई चेन डिस्टर्ब ना हो। खेलों की दुनिया से खबर शामिल करेंगे। सिंध जोडो के खिलाड़ी ने कौमी चैंपियनशिप के लिए तैयारी शुरू कर दी। नेशनल कोचिंग सेंटर में हेड कोच मोहम्मद रफ़ी की ज़ेरे निगरानी तरबियत जारी है। मज़ीद बात कर लेते हैं, जावेद इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, अपडेट कीजिएगा। जी मैं सर मौजूद हूँ नेशनल कोचिंग सेंटर में, जहाँ पे तैयारी हो रही। जोडो खिलाड़ी जो एक्शन में हैं और ट्रेनिंग कर रहे हैं मुख्तलिफ कौमी और बैनुल अक़वामी इवेंट्स के लिए। हमारे साथ सिंध जोडो एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद रफ़ीक साहब मौजूद, हम इनसे बात करें। रफ़ीक साहब, किस तरह तैयारी हो रही है, क्या इनके रोज़ाना की रूटीन है जब इवेंट्स नहीं हो रहे होते हों? पाकिस्तान कैंप लगा हुआ है एशियन गेम्स के लिए, साउथ सेफ गेम के लिए और वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए। तो माशाल्लाह हमारी एक बच्ची तो पाकिस्तान कैंप में, आरजू खान ऑलरेडी मौजूद है, जिसने पाकिस्तान नेवी ने जिसे ले लिया डिपार्ट की तरफ से है, लेकिन वो सिंध की बच्ची, तो ये हमारे लिए प्राउड की बात है। और शाह हुसैन शाह भी हमारे हैं, लेकिन वो जापान में ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो वो एशियन गेम में डायरेक्ट वहाँ से आज शामिल होंगे ना। आप कौन सी कैटेगरी में? मेरा वेट 40 है। हम लोग जूडो में ही कर रहे हैं। मेरे बाबा खुद सेक्रेटरी हैं, इस वजह से मुझे शौक़ उठा। बचपन से हम लोग बाबा को देखते आ रहे हैं, बाबा कराते हैं, तो इस वजह से हमें भी शौक़ उठा कि हम भी कुछ करें, बाबा का साथ दें। हमारे बाबा की बचपन से ख्वाहिश, हम खुद सुनते आ रहे हैं, बाबा कहते हैं कि मेरा एक ऐसा खिलाड़ी हो जो मेरा नाम करे, तो हम चाहते कि मैं भी वैसी खिलाड़ी बनूं जिस पे बाबा नाज कर सके। आप कौन सी कैटेगरी में, वेट कैटेगरी में, और अभी आप ज़बरदस्त फाइटिंग भी कर रहे हैं? मैं 48 वेट में खेलती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह 2 नेशनल भी खेली हैं और अभी आगे और अच्छी तैयारी करें कि अच्छा रिज़ल्ट दें। सुना आपने कि बड़ी खुशी है इनको यहाँ पर, और यहाँ पे ये ट्रेनिंग कर रही हैं। इनकी ख्वाहिश है कि ज़्यादा बेहतर सहूलियात हो, सरपरस्ती हो और वसाइल अगर फ़राम किए जाए, इनके बेहतर मौका मिले इन्हें, तो ये खिलाड़ी भी किसी से कम नहीं है। ज़रूरत इस अमर की कि सूबे की हुकूमत हो या मुख्तलिफ फेडरेशन, वो इनको सपोर्ट करे और इनको मौक़े फ़राम करे ताकि इनके खेल में मज़ीद बेहतरी है और यही खिलाड़ी जो है सूबाई और कौमी सतह पर मुल्क का नाम रोशन करें। जी